क्या है जम्मू कश्मीर का चुनावी माहौल, किसके किससे मिल रहे हैं बोल, कौन हो रहा है अनेक से एक, किस किस उम्मीदवार को मिलेगा केक, किस उम्मीदवार की बजेगी बीन। आप देख रहे हैं चुनावी चालीसा का एपिसोड नंबर 3। तो बात करते हैं आज बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों की और गतिविधियों की, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ। खास तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर थे, तो ऐसे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने बाजी मारी और सीधे कश्मीर पहुंच के अपने पुराने दोस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिला लिया। उमर और राहुल फिर से हो गए हैं एक। अब किस किस उम्मीदवार को मिलेगा कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में केक, ये बहुत अहम है देखना। आज सारा दिन सियासी हलचल जम्मू कश्मीर में चलती रही। राहुल गांधी कल शाम को श्रीनगर पहुंच गए थे, अपनी पार्टी के नेताओं को मनाने में जुट गए थे। सबसे पहले तो विकार रसूल वानी, उनके साथ डिनर भी किया और उनके साथ दिखे भी। उसके बाद सुबह होते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक बैठक की। उन्हें यह संदेश दिया कि कांग्रेस पुरानी जान में वापस आ गई है, सरकार भी बनाएगी और जम्मू कश्मीर में नई जान भी फूंकेगी, एकजुट हो जाइए। उसके बाद वो हुआ जिसका इंतजार था। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे पहुंच गए उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने। मुलाकात भी हुई, चाय पे गपशप भी, और उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया मीडिया से कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक हो गई है। इंडिया गठबंधन में इन्होंने लोकसभा चुनाव तो लड़ा था, मगर उसके बाद यह उम्मीद नहीं लग रही थी कि प्री पोल अलायंस होगा। मगर जैसे ही फारूक अब्दुल्ला का बयान आया, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं में तो खुशी दिखी, मगर कार्यकर्ता कितना खुश है ये जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे सहयोगी पवन शर्मा। पवन जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन 2009 से 2015 तक सरकार भी चलाई जम्मू कश्मीर में और केंद्र में भी साथ साथ रहे। फिर इंडिया गठबंधन बना और लोकसभा चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो बाजी मार गई, मगर कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ गया दोनों सीटों पे जो उनके हिस्से में आई थी। अब दोबारा गठबंधन, तो ऐसे में अपर एज किसका देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का या कांग्रेस का? जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का अपर एज नहीं हो सकता, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होगा, क्योंकि कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कब्जा है और जम्मू में बहुत सी विधानसभा ऐसी हैं जहां पर उनका है। जैसा दीपक ने कहा कि कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन, जैसे अभी जाकर मिले, पहले जम्मू कश्मीर में सरकारें भी रही, तो ये इतिहास बहुत पुराना है। नेहरू शेख 1947, इंदिरा शेख 1975, राजीव फारूक 1987, राहुल, उमर और फारूक 2024, यानी कि अभी का चुनाव। तो गठबंधन हो सकता है और ये गठबंधन जो है ये जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में होगा, लेकिन फ़ायदा एनसी का अपर एज रहेगा, क्योंकि कश्मीर संभाग में एनसी ज़्यादा लीड पे है, कांग्रेस उतनी नहीं है। जम्मू संभाग में कांग्रेस 2-4 जगह पे हो सकता है कि लीड पे हो, लेकिन इस इलाके में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एज पे रहे। जब हमारा ये प्रोग्राम एयर होगा उस समय तक शायद लिस्ट आ चुकी हो कि कितनी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी और कितने पर कांग्रेस। मगर आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइए कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितना डिवीजन होगा, यानी कि 45-45 की सीटों पे लड़ा जाएगा या फिर कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस अधिक सीटें ले जाएगी। आप कैसे देखते हैं पवन जी? देखिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का अपना अपना वोटर है। जम्मू संभाग की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, यहाँ पर इनका दबदबा था। चाहे वो आप नौशहरा की ले लीजिए, सुरेंद्र चौधरी, उसके बाद आपके सुरजीत सिंह सलाथिया विजयपुर से जीते थे, अजय सडोत्रा मठ से जीते हुए हैं, दविंदर राणा एनसी के वहाँ पर नगरोटा से जीते हुए हैं, आपकी चिनाब वैली है, आपका रामबन बनिहाल का इलाका है, डोडा और आपका कठुआ का इलाका है। कहीं ना कहीं पर एज इसको भी मिलता दिखता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को, लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस में कम हो सकता है, लेकिन कश्मीर में एज है। अगर आज की बात करें हम, तो जाहिर सी बात है कि आज तो राहुल गांधी जब जम्मू पहुंचे आनन फानन में, उन्होंने जम्मू में जो बीजेपी जो कांग्रेस नेता हैं उनसे बातचीत की, वर्कर्स को भी थोड़ा एड्रेस किया, मगर मैसेज जो दिया उस पर भी बात करते हैं। राहुल गांधी ने यह मैसेज दिया कि अगर
25 सीटें हमें ज़्यादा मिल गई होती तो शायद सरकार केंद्र में भी कांग्रेस की होती। मगर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये बात इसी बात से सही है। उनका इशारा था अपने वर्कर्स को ये कि 2 सांसद जम्मू से जीत सकते थे जो कुछ मार्जिन से हार गए। हालांकि मार्जिन बहुत बड़ा नहीं था, मगर फिर भी देखा जाए ऐसा मार्जिन था कि कहीं ना कहीं बीजेपी को कंफर्टेबल जीत मिली थी। अब बात आती है विधानसभा चुनावों पर, तो राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को सीधा मैसेज दे दिया है कि हाथ मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमें लाभ होगा। अब देखना है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ पुराने गठबंधन को आगे किस तरह चलाता है, क्योंकि बहुत सारे नेता जो उस समय मंत्री थे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के, अब पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और अब नए नेताओं की बारी है। ये नए नेता पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस गठबंधन को कितना आगे बढ़ाते हैं, ये तो लिस्ट आउट होने के बाद पता चलेगा। मगर इसमें सबसे बड़ी बात एक ये है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ सीटें जम्मू खित्ते की मांगती है कांग्रेस से, तो फिर कांग्रेस भी कश्मीर में कुछ सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। ये तो हो गया एक बड़े गठबंधन की बात। इस सारे गठबंधन से पवन जी आपको क्या लगता है, बीजेपी का चैलेंज बड़ा है या राह आसान हुई है? देखिए, बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ गया है। अगर ये गठबंधन होता है, हो गया, अब तो हो गया, अभी अनाउंस हुआ है जी। अब क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता, लद्दाख में भी हुआ था, बाद में वो इंडिपेंडेंट जीत गया, ना इनको मिली ना उनको मिली। तो ये अभी है, हो सकता है कि इनका गठबंधन सिरे चढ़े, लेकिन भाजपा के लिए चिंता की बात है। लेकिन चिंता की बात भी नहीं है, राम माधव पहुंच चुके हैं इस समय कश्मीर। राम माधव की बात करते हैं, पवन जी से सुनिए आज क्या। राम माधव इस समय कश्मीर में है और हो सकता है कि जब तक प्रोग्राम हमारा आने रहो वो वापस भी आ जाएं, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास वो कश्मीर में थे, कल के वहाँ पहुँचे हुए हैं। वो एक अलग राह पर हैं। यहाँ राहुल गांधी और खड़गे नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिल रहे थे, तो वहीं जो राम माधव है वो अपनी स्ट्रैटेजी जो जम्मू कश्मीर का उनका पुराना अनुभव है उसको लेकर हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर जमात के कुछ लोग या फिर इंजीनियर शीट की पार्टी के कुछ लोग, उनसे मीटिंगें हुई होंगी और वहाँ पर जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनको समर्थन देने की बात जैसे जी किशन रेड्डी पहले कर चुके हैं, हो सकता है उनके साथ सांठ-गांठ चल रही हो कि कश्मीर संभाग के भीतर कौन कौन से उम्मीदवार के साथ हम समर्थन करेंगे। लेकिन इसी बीच में राम माधव अगर कश्मीर में है तो भारतीय जनता पार्टी की एक और बड़ी खबर है, रविंदर रैना नौशहरा से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट लड़ सकते हैं। पार्टी ने तो बोला है कि पैनल में उनका नाम न। देखिए, रविंदर रैना को नौशहरे से लड़ाना भी चाहिए मुझे लगता है, हालांकि खबरें सूत्रों के हवाले से है, कंफर्मेशन नहीं है। उसका कारण यह है कि आप अपने पार्टी के सबसे बड़े नेता, क्योंकि अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, अगर आप उन्हीं को मैदान में नहीं उतार रहे तो कहीं ना कहीं आप हार मान रहे हैं। और अगर आपकी पार्टी के कप्तान अपनी ही सीट पर दावा नहीं ठोक सकते, यानी कि नौशहरा से पिछली बार जीते थे, अगर वहां से ही दावा नहीं ठोक सकते तो इसका मतलब है कि पार्टी के बाकी कैंडिडेट्स के लिए भी दिक्कत बढ़ जाएगी। मगर रविंदर रैना के लिए राह आसान नहीं होगी, क्योंकि वो इसलिए कि जो अभी वही कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस, वही कैंडिडेट जो पीडीपी में जिनको हराया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में उनके सामने। और वहां पर जो स्थिति उस समय थी जब ये चुनाव हुआ था, लड़ाई हुई थी, राणा साहब हॉस्पिटल पहुंच गए थे, इंजर्ड हुए थे, उसके बाद इलेक्शन जीते, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब वहाँ पर जो चौधरी हैं वो थोड़ा मजबूत है उनका बल्ला, और जो लोकसभा चुनावों में नौशहरा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड मिली है। और जाहिर सी बात है कि मियां अल्ताफ वहां से सांसद हैं, और जहां से वो खुद सांसद हैं वहां की कुछ सीटों पर तो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छा खासा होल्ड रखती होगी। और शायद इन सारी चीजों का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी हो, क्योंकि कांग्रेस का भी पुंछ और राजौरी में कुछ जगह, कुछ पॉकेट्स में बहुत अच्छा वोट बैंक है, तो उसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। तो इस गठबंधन से एक बात तो हो गई है, बीजेपी के लिए चैलेंज बढ़ गया है। मगर एक चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर बीजेपी की कितनी बैठकें चलेंगी। अभी तक बीजेपी ने अपने संभावित जो है कैंडिडेट उनका भी नाम नहीं सुझाया है। हालांकि कश्मीर से कई सारी सीटों के कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं, पीडीपी ने कर दिए, अपनी पार्टी ने कर दिए। और बात करते हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी की, आप लोगों ने शायद नाम कम सुना होगा, ये इंजीनियर रशीद की पार्टी है पवन जी, और उसके नाम 7-8 आज अनाउंस हो गए हैं। वो बिल्कुल, वो देखिए ना, मैंने जैसा पहले पिछले प्रोग्राम में कहा था कि इंजीनियर रशीद का एमपी जीतना, जेल के अंदर बैठकर जो कट्टरवाद की हवा कश्मीर में एक बार फिर हावी हो रही है, वो इस बार विधानसभा चुनावों में आप देखिए वहां पर चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। जिस तरह से उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं,
ऐसा लग रहा है कि जिन जिन विधानसभाओं में इंजीनियर सीट की लीड रही है उन इलाकों में दीपक ये जो है ये डंक डालेंगे बाकी पार्टी को, और साथ में जमात के कुछ लोग भी सुना है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। अगर वो ऐसा लड़ते हैं और अगर भाजपा उनको समर्थन करती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को लॉस होगा। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तो बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पहले से ही बीजेपी सपोर्टेड पार्टीज रही है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या फिर ये हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि इंजीनियर सीट क्या इनके पाले में बैठते हैं, क्या उन इलाकों में वो खड़ा करेंगे उम्मीदवार जहां पर ये चाहते हैं, या फिर ये अलग से करेंगे। कश्मीर में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए काफी सारा जो है खिचड़ी राजनीति कश्मीर में पकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने किसी के साथ भी प्री पोल अलायंस नहीं किया है, ना ही अपनी पार्टी के साथ, ना ही आजाद पार्टी के साथ, ना ही अवामी इत्तेहाद के साथ। जबकि नजर बीजेपी की कश्मीर पर है और उनके बड़े नेता कश्मीर में बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है। अब बात यह आती है कि आखिर बीजेपी प्री पोल अलायंस अगर नहीं कर रही तो पोस्ट पोल अलायंस में किसको अपना दोस्त देख रही है। और बड़ी बात यह है कि जिसको पीडीपी और एनसी हमेशा से बीजेपी की बी टीम बताते रहे, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, वो भी अपने कैंडिडेट अनाउंस कर रही है और कहीं भी ये बात भी नहीं हो रही कि बीजेपी को समर्थन करेंगे। तो आखिर बीजेपी के लिए स्थितियां या तो बहुत मिस्टीरियस सी हैं या फिर बीजेपी ने खुद मिस्टीरियस कर रखी हैं। अब बात करते हैं गुलाम नबी आजाद की। आखिर लगातार गुलाम नबी आजाद चुप क्यों है पिछले 5-6 दिनों से, हो क्या रहा है पवन जी? गुलाम नबी आजाद साइलेंट मोड पे लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो उनके कैंडिडेट हैं कश्मीर में हारून, उनकी रैली में वो गए थे, वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया था, लेकिन उसके बाद वो साइलेंट मोड में है। और ख़ास करके जो चुनाव वैली है इसके भीतर 2 से 3 सीटों के ऊपर गुलाम नबी आजाद की पार्टी का प्रभाव है, गुलाम अहमद सरूरी या फिर दूसरे जो लोग हो सकते हैं डोडा में भी, लेकिन अभी तक वो साइलेंट मोड में। हो सकता है उनकी भी कोई बैठक चल रही हो। ऐसे भी खबरें आई थी कि गुलाम नबी आजाद पीडीपी के साथ भी जा सकते हैं। मगर गुलाम नबी आजाद पीडीपी के साथ जाएंगे कहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पीडीपी इस समय खुद इस पीडीपी के हालात ये हैं कि हर रोज एक नेता उनकी पार्टी में वापस आ रहा है और एक नेता उनकी पार्टी को छोड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती खुद साउथ कश्मीर पे सिर्फ फोकस कर रही हैं, उन्हें पता है साउथ कश्मीर के अलावा कुछ खास मिलने वाला नहीं है। कोई भी पार्टी उनसे हाथ मिलाने की बात नहीं कर रही। ऐसे में अगर गुलाम नबी आजाद और पीडीपी, आजाद पार्टी और महबूबा मिल जाते हैं तो कितना ज्यादा डेंट वो दे पाएंगे या कहां पर कुछ जीत हासिल कर पाएंगे, कोई ज्यादा नजर नहीं आ रहा। नहीं, हालांकि पीडीपी में आज एक ज्वाइनिंग हुई है, बहुत मुख्य ज्वाइनिंग है। जो प्रिंसिपल सेशन जज थे मोहम्मद अशरफ मलिक, उन्होंने पीडीपी को ज्वाइन किया है और वो डोरू से विधानसभा के उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग गए भी हैं, मतलब आना जाना पीडीपी में लगातार चल रहा है। लेकिन आना जाना आज भाजपा में भी हुआ है। जो एक्स-एमएलसी हैं मेंढर से, पहले पीडीपी में थे, फिर कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं मुर्तजा खान। तो मुर्तजा खान का बीजेपी में आना बीजेपी को फायदा दे सकता है, क्योंकि बीजेपी को पुंछ राजौरी में काफी सारे मुस्लिम चेहरे चाहिए हैं। क्योंकि बीजेपी का एक स्ट्रेटेजी ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ अगर पहाड़ी इलाकों में लड़ना है तो उन्हें पहाड़ी कैंडिडेट या गुज्जर कैंडिडेट चाहिए होंगे। ये बहुत जरूरी हो जाएगा बीजेपी के लिए। तो आज सारा दिन सारी राजनीति में ये कुछ हुआ है। अब बात यह है कि आखिर कौन सी पार्टी सबसे पहले जम्मू में अपने कैंडिडेट देगी, इंतजार इसका है। क्योंकि कश्मीर से तो काफी सारी पार्टीज कैंडिडेट दे रही हैं। जम्मू की चनाब वैली या अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट जहां कहा जाता है, पहले फेज में चुनाव होने हैं। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने कैंडिडेट वहां से नहीं दिए हैं। तो जब तक कैंडिडेट नहीं दिए जाएंगे तब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं होगी। अगर आप कह रहे हो कि इनका प्री पोल अलायंस हो रहा है तो कांग्रेस की तो नीति वही है कि पहले आप कैंडिडेट अनाउंस करिए, उसके बाद हम देखेंगे हमने कौन सा कैंडिडेट देना है। तो ऐसे में सबसे खास बात यह है कि कल सुबह या आज रात को जब इनका एग्रीमेंट कुछ फाइनल होता है, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारा एग्रीमेंट होने वाला है, नजर ये रहेगी कि किस किस पार्टी किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाथ निशान होगा और कहां कहां हल चलेगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि मुकाबला सीधा सीधा कमल से है। तो चुनावी चालीसा में आज इतना ही, यही कुछ आज सारा दिन भर में हुआ। कल दोबारा जो कुछ खास रहेगा उसके बारे में आपको बताएंगे, मगर लगातार द न्यूज रूम 24 आवाज देखते रहिए, इधर उधर ना जाइए, क्योंकि हम आपको सटीक खबरें, पूरी इंफॉर्मेशन और क्रॉस चेक के बाद ही बताते हैं, ना कि हर चीज सीधे चलाते हैं। तो इसलिए द न्यूज रूम 24 आवाज को लॉग इन जरूर करके रखिए, कुछ ना कुछ आपको सटीक जरूर मिलेगा। मेरे सहयोगी पवन शर्मा और मेरे कैमरा पर्सन
अमित बसन और आलोक पठानिया को इजाजत दीजिए और कल दोबारा देखिए चुनावी चालीसा।